ओके नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनदर सेशन ऑफ आवर बैंकिंग अवेयरनेस में। एंड उम्मीद का तो मेरी आवाज सही तरीके से सुनाई दे रही होगी आपको। आज के लेक्चर में मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ अनदर फंक्शंस के ऊपर, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए ही, ठीक है, जिनमें यहां पर हम आज बात करने वाले हैं जिनमें हम आज बात करने वाले हैं आपका बैंक का इंश्योरेंस की। बैंक का इंश्योरेंस यानी कि बैंक्स प्लस इंश्योरेंस सेक्टर। बैंक्स प्लस इंश्योरेंस सेक्टर का मतलब यह है कि आजकल की डेट में बैंक्स के द्वारा जो लोन्स दिए जाते हैं, डिपॉजिट लिए जाते हैं, तरह तरह के फंक्शंस बैंक के द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा भी बैंक के द्वारा यहां पर एक और फंक्शन किया जाता है, जिसके तहत बैंक्स जो है बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टाई अप करते हैं और उन टाई अप्स को करने के बाद यहां पर उन टाई अप करने के बाद उनको यहां पर इंश्योरेंस सेल करते हैं। वन ऑफ द फंक्शन में इंश्योरेंस सेल करते हैं अपने कस्टमर्स को, ठीक है। अपने कस्टमर्स को क्या करते हैं, अपना इंश्योरेंस सेल करते हैं। और जो कस्टमर्स हैं ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, उस बैंक से जुड़े हैं, उसके कस्टमर हैं, तो ऑब्वियस है वो एक बिलीव भी कर लेते हैं कि हाँ, जो इंश्योरेंस हमें दिया जा रहा है वो इंश्योरेंस सही होगा, क्योंकि हम बैंक से जुड़े हैं, बैंक के ऊपर हमें विश्वास है, तो इंश्योरेंस के ऊपर भी हम विश्वास रख लेते हैं जो बैंक वाले हमें दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा बैंक किसी कंपनी के साथ टाई अप करते हुए, बैंक का फंक्शन इंश्योरेंस करना ही नहीं, बैंक खुद इंश्योरेंस नहीं कर सकता, लेकिन बैंक एक कंपनी के साथ टाई अप कर सकता है, जिसका इंश्योरेंस का प्रोडक्ट बैंक सेल कर सकता है अपने कस्टमर को, और उसके लिए बैंक्स को कमीशन मिल जाता है। बैंक्स का फायदा क्या है इसमें, बैंक को कमीशन मिल जाता है। अब बैंक को जो कमीशन मिलता है ये डिपेंड करता है कौन सी कंपनी है, किस टाइप का बैंक है, क्या उनके बीच में टाई अप है, तो कमीशन कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। लेकिन हाँ, बैंक की जो एक कमीशन इनकम जो होती है वो एक फिक्स्ड इनकम होती है। जिस तरह से आपने ये देखा होगा बैंक के पास यहां पर इंटरेस्ट इनकम आती है, मेजॉरिटी इनकम जो है बैंक के वो इंटरेस्ट इनकम है, कि आपने यहां पर इंटरेस्ट चुकाया, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट लिया, और जो डिफरेंस आ गया वो आपकी इनकम आ गई, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट इनकम आपकी डिपेंड करती है लोन्स और डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट पे, जो कि हमेशा फ्लक्चुएटिंग रहते हैं। आरबीआई ने ये कह दिया मॉनेटरी पॉलिसी में, रेपो रिवर्स रेपो चेंज करो, बदलो, ऊपर नीचे करो, हमारे इंटरेस्ट का सिस्टम भी चेंज हो गया। लेकिन यहां पर जब मैं कमीशन की बात करूं तो कमीशन इज ऑलवेज फिक्स्ड। आपने इतना इंश्योरेंस सेल करना है और आपको इंश्योरेंस का इतना पैसा मिल जाएगा, कमीशन फिक्स्ड है, उसमें कहीं पर भी आरबीआई की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इसलिए ये जो फंक्शन है बैंक का इंश्योरेंस इस आजकल की डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, और पॉपुलर है ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि इसमें फिक्स्ड इनकम यहां पर बैंक को देखने को मिलती है, ठीक है। फिक्स्ड इनकम से एक और यहां पर एक टर्म सामने आती है, और वो टर्म होती है एनआईएम की। ये क्या टर्म होती है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, इसको कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है? नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि लेकर चलता है कि आपने कितना इंटरेस्ट जो है अर्न किया है लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा जितना इंटरेस्ट आपने दिया है डिपॉजिट्स पर, और मैं उसको डिवाइड कर दूंगा टोटल लोन्स एडवांसेस की फिगर से, मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, तो मेरे पास जो परसेंटेज आएगी वो होगी मेरी नेट इंटरेस्ट मार्जिन की परसेंटेज। फिर से फॉर्मूला बता देता हूं, दैट इज इंटरेस्ट विच यू हैव गिवन, विच यू हैव गॉट फ्रॉम दी, विच यू हैव टेकन फ्रॉम दी लोन्स एडवांसेस, ठीक है, जो आपको मिला है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, जो अर्न किया है, उसमें से माइनस करूंगा जो इंटरेस्ट मैंने दिया है डिपॉजिटर्स को, डिवाइड कर दूंगा टोटल लोन्स एडवांसेस से, मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, उसको मैं एनआईएम कहता हूं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमेशा हमारा फ्लक्चुएट होता रहता है, क्योंकि इनके इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं, लोन्स के और डिपॉजिट्स के, इस वजह से एनआईएम हमारा फ्लक्चुएट होता है। और एनआईएम के फ्लक्चुएशन से बचने का वन ऑफ द तरीका ये है कि आप एक फिक्स्ड इनकम की तरफ जाएं। और फिक्स्ड इनकम क्या है? फिक्स्ड इनकम, वन ऑफ द फिक्स्ड इनकम सोर्स इज द बैंक का इंश्योरेंस।
ये आपका इंटरव्यू का भी एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है इसमें से कि बैंक को क्या क्या करना चाहिए कि जिसका जो इंटरेस्ट, जो उसका प्रॉफिट मार्जिन है वो सस्टेन रहे, इंटरेस्ट के फ्लक्चुएशन की वजह से उसके प्रॉफिट मार्जिन पे ज्यादा फर्क ना पड़े, ऐसा बैंक को क्या करना चाहिए। अगर आपके इंटरव्यू में पूछते हैं तो उसका आंसर यही रहेगा, सर वन ऑफ द थिंग व्हिच वी कैन डू इज द सेलिंग ऑफ द थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स एंड वन ऑफ दैट प्रोडक्ट इज द इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ठीक है, तो आई होप सो कि बैंक का इंश्योरेंस का कंसेप्ट जरूर समझ में आ गया हो कि इंश्योरेंस सेल किया जाता है। अब ये यहां पर आपका जो मैं नेक्स्ट कंसेप्ट इसी में बताने वाला हूं वो मैं बताने वाला हूं आखिरकार ये इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि आखिरकार इंश्योरेंस होता क्या है। थोड़ी बहुत जानकारी मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत इंश्योरेंस डीप में नहीं, बस एक ही पेज है, इसमें आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा मैं इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस बेसिकली एक ऐसा फंडा होता है जिसके थ्रू आपका जो रिस्क होता है किसी अनफोर्सीन इवेंट का, ऐसा इवेंट जो कि आपको लगता है कि हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो इवेंट हो फ्यूचर में, लेकिन आपको एक सोच है कि ये हो सकती है चीज, तो उस इवेंट के रिस्क से बचने के लिए नहीं, रिस्क है होगा, लेकिन रिस्क से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए इंश्योरेंस किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस का मतलब ये नहीं है कि मेरा जो नुकसान होने वाला है उससे बचने के लिए मैं इंश्योरेंस कराऊंगा, नहीं, नुकसान होना है वो होना है, जो किस्मत में लिखा है वो होना है, लेकिन जो नुकसान है उससे जो मुझे लॉस होगा वो लॉस मेरा कम हो जाएगा इंश्योरेंस की वजह से। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, ठीक है, आपने नहीं कहूंगा, किसी ने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया एबीसी की गाड़ी को यहां पर एक्सीडेंट हो गया, नुकसान हो गया, तकरीबन उसमें जो लॉस हुआ उस गाड़ी का जो खर्चा वर्चा आया गाड़ी का 5 लाख रुपए उसको ठीक कराने में लग गया। महंगी गाड़ी थी, है ना, लग्जरी गाड़ी थी 50 लाख वाली, 5 लाख रुपए उसका खर्चा आ गया इसको सही कराने में। अब एक, या तो आप 5 लाख रुपए अपनी जेब से दो, आपके पास ये लॉस हुआ, आपको रिस्क है गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, लॉस कितना हुआ 5 लाख रुपए। अगर मैंने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया होता तो क्या होता, तो मुझे यहां पर इंश्योरेंस कंपनी से मेरे हुए नुकसान का एक थोड़ा बहुत क्लेम मिल जाता, हो सकता पूरा मिल जाता, हो सकता थोड़ा बहुत मिलता। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आपने हमारे साथ इंश्योरेंस कराया था, ठीक है, कोई बात नहीं, आपका 5 लाख का नुकसान हुआ है, हमने सब कुछ वेरीफाई कर लिया, तो हम आपको मैक्सिमम 4 लाख इसका दे सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी आपको 4 लाख रुपए जिसको आपने पेमेंट करनी है, 5 लाख की पेमेंट को इंश्योरेंस कंपनी को 4 लाख रुपए पेमेंट आपके बिहाफ पर दे देगी और 1 लाख रुपए आप अपनी जेब से देंगे। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर 5 लाख रुपए जो आपका लॉस हो रहा था वो लॉस रिड्यूस हुआ, किस वजह से, इंश्योरेंस की वजह से। तो आपका लॉस कितना रिड्यूस होकर कितना रह गया, 1 लाख रुपए, बाकी आपके 4 लाख रुपए रिडक्शन इन द लॉस, और यही रिडक्शन इन द लॉस इज नोन एज द इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस में आप तरह तरह के इंश्योरेंस होते हैं, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस जिसको हम जनरल इंश्योरेंस कहते हैं, और एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस। जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो किसी व्यक्ति की जीवन का होता है, इनकेस वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवारजनों को यहां पर जो इंश्योरेंस का पैसा है वो मिलता है। नॉन लाइफ में यहां पर जनरल इंश्योरेंस लाइक द एक्सीडेंट इंश्योरेंस, घर का इंश्योरेंस, चोरी का इंश्योरेंस, आग लग जाती है कहीं पर उसका इंश्योरेंस, तो ये सब चीजों से जो लॉस होता है उसका जो क्लेम है वो इंश्योरेंस कंपनी देती है। ठीक है, तीसरा होता है हेल्थ इंश्योरेंस, इनकेस कोई व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटलाइज है और वो कहीं पर जाता है, हॉस्पिटल में यहां पर रहता है, तो उसका जो खर्चा है ऑपरेशन का, सर्जरी का, वो सब यहां पर इंश्योरेंस कंपनी बियर करती है। ठीक है, वो भी यहां पर इंश्योरेंस कंपनी देती है, तो दैट इज दी हेल्थ इंश्योरेंस। अब यहां पर इंश्योरेंस कराने के लिए आपको क्या करना होता है, इंश्योरेंस कराने के लिए आपको उस पर्टिकुलर कंपनी को, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो, नॉन लाइफ हो या जो भी हो, उसको यहां पर आपको एक फिक्स अमाउंट दैट इज द प्रीमियम के रूप में देनी पड़ती है। प्रीमियम के रूप में जो पैसा दिया जाता है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, जिस तरह से आप देना चाहो दे सकते हो, डिपेंड्स अपॉन द किस टाइप का आपका इंश्योरेंस है, क्योंकि हर एक टाइप का इंश्योरेंस अलग अलग लेवल पे आपको प्रीमियम पे करने की सुविधा उपलब्ध कराता है, कोई फिक्स नहीं है। जिस तरह का प्रोडक्ट है, जिस तरह की कंपनी है, उसने अपने कंपनी अपने प्रोडक्ट में किस तरह की आपको फैसिलिटी दे रखी है प्रीमियम पे कराने की। जो प्रीमियम आप पे करते हो वो एक प्रकार की कॉस्ट है, वो आपकी जेब से लगती हुई कॉस्ट है जो आप पे करोगे किसी भी एक व्यक्ति को, उस इंश्योरेंस कंपनी को, कि मैं ये तुम्हें कॉस्ट पे कर रहा हूं एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर या एवरी हाफ ईयरली, जिसके बदले में तुम मुझे यहां पर
मेरा फ्यूचर में होने वाले लॉस को बियर करोगे, क्योंकि मैं तुम्हें ये पेमेंट दे रहा हूं। तो एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है दोनों के बीच में कि मैं तुम्हें ये पेमेंट दे रहा हूं और तुम उसके बदले में मुझे अगर नुकसान होता है तो उसकी भरपाई तुम करोगे। अब इंश्योरेंस कंपनी ये असेस करती है कि जितना प्रीमियम दे रहा उसके एक हिसाब से ही वो यहां पर फ्यूचर में क्लेम को जस्टिफाई करती है। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया कि उन्होंने कहा 4 लाख तक हम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उनकी एक तो पॉलिसी में जितनी भी चीजें उन्होंने इंश्योर, जितनी भी कार में उन्होंने चेक की, सर्वेयर ने चेक की, सर्वे किया, सब कुछ किया, उसके हिसाब से उनको लगता है कि 4 लाख इज जस्टिफाइड। ठीक है, एक तो वो हो सकता है, या फिर ये भी रीजन हो सकता है कि आपने प्रीमियम ही उतना पे किया जिसके हिसाब से 4 लाख तक का ही नुकसान इंश्योरेंस कंपनी आपको दे सकते है, उससे ज्यादा का नुकसान नहीं दे सकती। आपने इंश्योरेंस जो प्रीमियम पे किया था उतनी अमाउंट का पे किया था। ऐसा नहीं है इंश्योरेंस प्रीमियम आप 2000 पे कर रहे हो और आप उनसे मांगो कि भाई साहब 1 करोड़ का मेरा लॉस हो गया, मुझे पैसा। 2000 के हिसाब से जितना यहां पर इंश्योरेंस कंपनी आपको लॉस कवर कर सकती है उतना आपको दे देगी, और वेरी फर्स्ट डे वो आपको बता भी देगी कि इतना प्रीमियम पे इतना हम लॉस कवर करेंगे। और जो लॉस कवर करने की अमाउंट है जो आपको इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दी जाती है, उस पैसे को, उस अमाउंट को हम सम एश्योर्ड कहते हैं। एश्योर्ड कहते हैं, ठीक है, ये शब्द उसके लिए यूज होता है, सम एश्योर्ड। ठीक है, आई होप सो समझ में आ गया। हेल्थ, लाइफ एंड दी असेट। असेट इंश्योरेंस, नॉन लाइफ में जनरल इंश्योरेंस, अलग अलग लेवल नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज मैंने आपको बताई है वो सारी की सारी यहां पर लिखी हुई है। उम्मीद करता हूं इंश्योरेंस का कंसेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। और अभी जो मैंने बैंक का इंश्योरेंस का कंसेप्ट बताया वो यहां पर लिखा हुआ है, एक बार फटाफट से इस पेज को पढ़ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आदित्य, जो तुम कह रहे हो ना वो चीज इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइटल की ना एक लिमिट होती है, एक वर्ड लिमिट होती है जिसमें मैं टाइटल उतना ही दे सकता हूं। मान लीजिए मैंने किसी लेक्चर में 3 टॉपिक तुम्हें कराए हैं, मैं उन तीनों टॉपिक को टाइटल में दे ही नहीं पाऊंगा पूरा पूरा, तो बाद में तुम्हें उल्टा रिवीजन में ज्यादा दिक्कत होगी। सर ये टॉपिक कहां कराया था सर, मिल नहीं रहा, जबकि मैंने लेक्चर के अंदर करा रखा, टाइटल में नहीं आएगा वो टॉपिक, इसलिए। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लेक्चर है जिसमें मैंने कोई सिंगल टॉपिक नहीं कराया। ऐसे भी लेक्चर है जिसमें मैंने 2-3 टॉपिक भी कराए हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए जो सा चल रहा है स्मूथ चलने दो, बहुत अच्छे से चल रहा है। जो मैं पीडीएफ देता हूं वो पीडीएफ में टाइटल के हिसाब से देता हूं। मान लीजिए एक टॉपिक की मैं पीडीएफ, मान लीजिए बेजल की टॉपिक दो, मैंने बेजल उस पर लिख दिया, रिस्क इन बैंकिंग ऐसे करके लिया, मैंने पीडीएफ आपको दे रहा हूं मैं आपको, और वीडियो ऐसे ही मिलेंगे जिस हिसाब से आपकी आ रही है। ठीक है, रिंकू ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुके हैं, आपका जो ग्रुप है उसमें भी, और अनाउंसमेंट जहां आपने ये कोर्स खरीदा है वहां के अनाउंसमेंट सेक्शन में भी लिखा हुआ है कि जब आप जीए का पैक खरीदते हो उसकी क्रॉसवर्ड आपकी 72 आवर्स तक अपडेट होगी। हो सकता है कि इमीडिएट हो जाए, 12 घंटे में भी हो जाए, 10 घंटे में हो जाए, लेकिन मैक्सिमम टाइम लिमिट लेके चलिए 72 आवर्स का। एसबीआई लाइफ है जो, हाँ जी बिल्कुल, एसबीआई लाइफ है जो इंश्योरेंस सेल करता है। पढ़ लिया? ये सारा का सारा आईआरडीए की गाइडलाइंस के अनुसार आता है। आईआरडीए क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि यहां पर इंडिया में इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करती है। ठीक है,
सर आपने कहा कि बैंक सिर्फ थर्ड पार्टी से इंश्योरेंस सेल करता है, तो एसबीआई की एसबीआई लाइफ जो है थर्ड पार्टी है बेटा। एसबीआई लाइफ कोई एसबीआई की कंपनी है, उसके अंदर एसबीआई का पूरा 100% स्टेक नहीं है, और वो जो है वो उसकी प्राइवेट कंपनी है, खुद का डिपार्टमेंट नहीं है। आप एक एसबीआई में जब जॉब करते हो तो उसके अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, लोन डिपार्टमेंट, डिपॉजिट आपका ब्रांच होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होते हैं, आरबी होते हैं, एलएचओ होते हैं, सर्कल होता है, वो सब डिपार्टमेंट्स होते हैं। एसबीआई लाइफ इज नॉट द डिपार्टमेंट एसबीआई, वो अलग एक कंपनी है, अलग से एक लिस्टेड कंपनी है, अलग से वो काम करती है एसबीआई लाइफ, ठीक है। उसका अलग ही ओरा अलग है, उसका काम करने का तरीका अलग, उसके मालिक जो अलग है। इट्स नॉट दैट कंपनी एसबीआई लाइफ। ऐसे तो बहुत सारी कंपनी, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस भी है ना, थर्ड पार्टी ही एसबीआई के लिए। वो एसबीआई क्लर्क की मेंस के लिए एक अलग से क्लास नहीं है बेटा, वो रिवीजन क्लासेस होंगी, वही एसबीआई क्लर्क के लिए होंगी, बिल्कुल होंगी। सुबह 8:40 पे कल से स्टार्ट हो रही हैं आपकी एसबीआई क्लर्क की रिवीजन क्लासेस ही आप आ सकते हैं। अक्टूबर से हम, अक्टूबर की कुछ वीडियोस ऑलरेडी डल चुकी हैं, आप उनको कर लीजिए इतने दिनों में। कल से हम अक्टूबर की आगे कंटिन्यू करके अक्टूबर नवंबर सारा शेड्यूल मैंने, फरवरी तक की क्लासेस का सारा शेड्यूल मैंने लगा दिया, आप उन शेड्यूल को देख सकते हो, ठीक है। हाँ नितिन आएगा बिल्कुल। अरे बोलो तो सही, आगे करें, स्टार्ट है, कंटिन्यू करें, चुप ही हो गए भाई मेरे, ठीक है। अब ये तो हो गया इंश्योरेंस। अब इसी तरह से यहां पर इंश्योरेंस से जुड़ी हुई कुछ स्कीम्स हैं हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है बेसिकली, और उन सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स को यहां पर बैंक्स के थ्रू इंप्लीमेंट किया जा रहा है। एक तो बैंक का इंश्योरेंस हो गया जिसमें बैंक ने टाई अप किया है, ठीक है। एक और इंश्योरेंस टाइप ऑफ स्कीम्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम्स लाई गई हैं और उनको इंप्लीमेंट किया जा रहा है बैंकिंग सेक्टर से, जिसमें से पहली है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है, ये बेसिकली आपका एक लाइफ इंश्योरेंस है। दिस इज अ लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। और ये लाइफ इंश्योरेंस जो है, ये यहां पर आपका डेथ के लिए कवरेज है। एक तो मैं प्रीमियम पे करूं किसी इंश्योरेंस कंपनी को और मुझे वो लाइफ इंश्योरेंस देगा। हमारे देश की सरकार ने क्या किया, उन्होंने कहा इंश्योरेंस बहुत महंगा है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है कि सभी लोग इससे कवर ना हो, सभी लोगों को इससे कवर करना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को स्टार्ट कर दिया। इस योजना के तहत आपको लाइफ इंश्योरेंस कवरेज दिया जाता है, लेकिन डेथ के लिए आप दिया जाता है एक व्यक्ति को। और इसके तहत यहां पर आपका जो इसको एडमिनिस्टर करता है वो करता है एलआईसी। एलआईसी इसके पीछे है, वो सारे का सारे यहां पर आपका इसको देखता है। इसमें यहां पर 18 से 50 वर्ष की आयु के लोगों को शामिल किया जाता है, और इनका बैंक में जो अकाउंट होता है, ठीक है, बैंक में अकाउंट होना चाहिए इनका, बैंक में प्रॉपर केवाईसी होनी चाहिए, और इनको बैंक के थ्रू ही इनको इंश्योरेंस दिया जाता है, ठीक है, बैंक्स के थ्रू दिया जाता है यहां पर आपका। और भी है इसमें एनरोलमेंट बेसिकली 1 जून से 31 मई होता है, यानी कि 1 जून को आपका 1 साल के लिए इसमें एनरोलमेंट किया जाता है। नॉर्मली हम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से प्रीमियम देते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप प्रीमियम पे करते हो तो वो अगले आने वाले सालों के लिए कवरेज हो जाता है। अभी इकट्ठा प्रीमियम पे कर दो, 1 साल का कर दो, 5 साल का कर दो, 10 साल का कर दो, जैसे आपकी इच्छा, आपको करना चाहे आप कर सकते हो। लेकिन इस केस में आपका प्रीमियम केवल 1 साल के लिए लिया जाता है, और वो आपकी कवरेज 1 जून से 31 मई तक रहती है, यानी अगले साल आपको 31 मई से पहले फिर से प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अगर आप अगले साल प्रीमियम पे नहीं करते तो आपकी ये पॉलिसी जो है डिसकंटिन्यू हो जाएगी, फिर आपको उस पॉलिसी का फायदा नहीं मिलेगा। 2 लाख रुपए दिए जाते हैं परिवार वालों को अगर किसी भी वजह से अगर उस व्यक्ति की मृत्यु होती है, और इसके लिए आपको 436 रुपए पर एनम एक व्यक्ति को देने पड़ते हैं, जिसके बदले में उसको 2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड मिलता है। ये प्रीमियम अमाउंट है, और 2 लाख रुपए इज दी सम एश्योर्ड, जो मैंने आपको पहले समझाया था, ठीक है। एश्योरेंस ऑन लाइफ ऑफ द मेंबर शैल टर्मिनेट ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। अगर कोई भी व्यक्ति की जो इंश्योरेंस की जो हमने सम एश्योर्ड रखा है, जो उसकी एलिजिबिलिटी है, वो तब खत्म हो जाती है जब उसकी एज 55 ईयर्स हो, ठीक है। सब्जेक्ट टू एनुअल रिन्यूअल अप टू दैट डेट, एंट्री हाउएवर विल नॉट बी पॉसिबल बियॉन्ड द एज ऑफ 50 ईयर्स। यानी कि आप जो एनरोलमेंट करा सकते हो वो 18 से 50 वर्ष की आयु में ही करा सकते हो, लेकिन जो आपको कवरेज मिलेगा वो आपको 55 साल तक आपको मिलेगा। यानी कि मान लीजिए मैं आज 49 ईयर्स का हूं, तो मैंने 49 ईयर्स तक अपनी एनरोलमेंट मैंने स्टार्ट कर दिया, इसको एनरोल करा दिया, फर्स्ट टाइम मैंने 49 ईयर्स में एनरोल करा दिया, तो मैं 55 ईयर्स तक एनरोलमेंट इसमें करा सकता हूं। मेरी एज 51 ईयर्स है और मैंने अभी तक फर्स्ट एक बार भी इसमें एनरोल नहीं किया स्कीम में, तो मैं एनरोलमेंट नहीं करा सकता। लेकिन अगर मैं 50 ईयर से पहले इसमें एनरोलमेंट करा दिया तो मैं स्कीम को
55 ईयर्स तक अवेलेबल, मैं इस 55 ईयर्स तक मैं इस स्कीम के तहत यहां पर पैसा ले सकता हूं, मतलब इंश्योरेंस क्लेम कर सकता हूं। ठीक है, क्लोजर ऑफ अकाउंट अगर होती है, किसी भी व्यक्ति का बैंक अकाउंट क्लोज हो जाता है तो उसको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। इन केस अ मेंबर इज कवर्ड अंडर दिस विद LIC ऑफ इंडिया, अगर कोई व्यक्ति इससे यहां पर LIC से ऑलरेडी आपका इंश्योरेंस चल रहा है और आपने इंश्योरेंस ऑलरेडी LIC से ले रखा और फिर आपने इस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति के तहत भी इंश्योरेंस ले लिया, तब भी आपका इंश्योरेंस इनवैलिड होगा, यानी कि आपको वहीं से ही LIC से ही आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा जो मिलेगा, और वो भी इंश्योरेंस आपका 2 लाख रुपए तक होगा। प्रीमियम पेड फॉर डुप्लीकेट इंश्योरेंस शैल बी लाइबल टू बी फॉरफिटेड। आपका जो डुप्लीकेट आपने पे कर दिया, उधर भी पे कर दिया, उधर भी पे कर दिया, गड़बड़ हो जाएगी, आपका एक प्रीमियम कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट आपकी 2 लाख की लगा दी जाएगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप LIC से भी इंश्योरेंस ले रहे हो और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, तो ये चीज आपकी डुप्लीकेसी जो होती है वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके, ये आपका हो गया प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसी तरह से एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, ये एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है। अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट की वजह से उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो पर्सन डिसेबल हो जाता है किसी भी कारणवश यहां पर, तो उसको यहां पर ये इंश्योरेंस स्कीम के तहत कवर किया जाएगा। इसके उम्र जो है 18 से 70 वर्ष है। ठीक है, 18 से 70 वर्ष इसकी यहां पर आपकी उम्र है। ठीक है, ओके, इसमें एनरोलमेंट किया जा सकता है एंड द एनरोलमेंट मॉडलिटी पीरियड जो है दैट शैल बी 1 ईयर पीरियड स्ट्रेचिंग फ्रॉम, इसमें भी यहां पर 1 जून से 31 मई का ही पीरियड दे रखा है। ठीक है, डेथ होती है तो इसमें सम इंश्योर्ड जो है 2 लाख है, और अगर किसी भी तरह की डिसेबिलिटी होती है जो यहां पर मेंशन है तब भी आपको 2 लाख मिलेंगे। और अगर टोटल और इररिवोकेबल लॉस ऑफ साइट ऑफ 1 आई और लॉस ऑफ यूज ऑफ 1 हैंड और फुट होता है तो 1 लाख। यानी अगर दोनों आंखें, दोनों हाथ, दोनों पैर में गड़बड़ हो जाती है तो 2 लाख, एक हाथ, एक पैर, एक आंख जाता है तो 1 लाख रुपए, ये इसका क्राइटेरिया। उसमें फ्लैट 2 लाख ही मिलता था क्योंकि डेथ होगी, ठीक है 2 लाख। इसमें अलग अलग क्राइटेरिया है, एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 2 लाख, अगर ये होता है तो 2 लाख, फिर होता है तो 1 लाख। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर इसमें भी एक कंसेप्ट ये काम करता है। इसका प्रीमियम 20 रुपए पर एनम है, सिर्फ 20 रुपए है। उसका प्रीमियम 436 रुपए था, इसका प्रीमियम 20 रुपए है। ठीक है, टर्मिनेशन कब होगा? अगर आपकी एज 70 साल हो जाती है, अगर आप अकाउंट क्लोज करा लेते हो, और अगर आपने कहीं और भी यहां पर आपको यहां पर कवर कर रखा है किसी और इंश्योरेंस कंपनी ने, तब भी यहां पर आपका डुप्लीकेट इंश्योरेंस है, तब भी ये आपका खत्म हो जाएगा इंश्योरेंस, तब आपका ये इंश्योरेंस काम नहीं करेगा। ओके, चलो ये वाला उम्मीद करता हूं ये जो 2 स्कीम्स हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको समझ में आ गई होंगी। आपको अब तक जो भी चीजें मैंने बताई क्लियर होगी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? रजत पॉसिबल नहीं है यार बेटा, अगर पॉसिबिलिटी होती ना तो बिना कहे ही हम लोग कर देते। आज तक आप लोगों को हमने किसी चीज के लिए मना किया है या आज तक हमने आप ऐसी कोई चीज करी है जिससे आपकी नाराजगी हो? नहीं करी ना आज तक हमने ऐसी कोई भी बात, ऐसी कोई चीज जिससे आपको बुरा लगे कि हमने हमेशा आपके बारे में सोचा। तो इसलिए इस बार हम भी मजबूर है, वैलिडिटी हम नहीं बढ़ा सकते बेटा। अब इससे क्या होगा कि मैं मान लो वैलिडिटी बढ़ा दूंगा, आपकी वैलिडिटी बढ़ा दे, फिर 2 पर्सन और आ जाएंगे, वो कहेंगे सर हमारा इंश्योरेंस का एग्जाम है सर 1 महीना बढ़ा दो। फिर कोई और नोटिफिकेशन मान लीजिए LIC का आ जाएगा, फिर स्टूडेंट कहेंगे सर हमारी वैलिडिटी बढ़ा दो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। और वैलिडिटी बढ़ाना इतना आसान नहीं है, हमें एक एक स्टूडेंट का मैनुअली काम करना पड़ेगा, और हजारों स्टूडेंट्स एनरोल किया था। कितने लोगों की हम रिक्वेस्ट किस किस को एंटरटेन करें? फिर आपको एंटरटेन करेंगे, कोई दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरा नाराज होगा, तीसरा, बस वो फिर नहीं है तो नहीं है, फिर किसी के लिए वो चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और हमने ये जानबूझ के सोच के नहीं किया था SBI आएगा जी, उस टाइम भी एक्सटेंड हो, उस टाइम पे SBI का फरवरी में होगा, हमें तो पता ही नहीं था कौन सा एग्जाम कब होगा यार। हमने अपनी तरफ से कोशिश की आपको मैक्सिमम उसको लाने की उस प्रीव्यू के अंदर, जब तक आपका हमने आपका साथ दिया। तो 31 जनवरी हमने जो डेट रखी थी, सोच समझ के कुछ रखी हुई थी, अब उसको हम आगे बिल्कुल नहीं कर पाएंगे यार, सॉरी फॉर दिस, है ना। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन आई एम रियली सॉरी, पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल चीजें नहीं पॉसिबल हो पाती कुछ। ठीक है,
इंटरव्यू बाकी क्लासेस बेटा आज दोपहर को मैं कोशिश करूंगा लेने की, ठीक है। आज दोपहर को मैं अभी शेड्यूल लगा दूंगा, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। चलो आगे चलते हैं। अगला टॉपिक मैं कौन सा उठाऊं? एसजीबी तो बड़ा लंबा हो जाएगा, काफी टाइम लग जाएगा। चलो आज ऐसे करते हैं, आज सेशन को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में करेंगे, 2-3 टॉपिक नेक्स्ट सेशन में उठाएंगे। उम्मीद करता हूं आज कुछ नया सीखा होगा इंश्योरेंस के बारे में। आज पूरा वो चैप्टर बैंक का इंश्योरेंस और अदर टाइप ऑफ इंश्योरेंस, और ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो सीमा सुरक्षा जो भी है ये योजना है ना, सुरक्षा बीमा योजना, सॉरी, सीमा सुरक्षा कहां से आएगा, सुरक्षा बीमा योजना, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, अच्छे से समझ के कीजिएगा इन चीजों को और याद कर लीजिएगा। हमेशा एक ना एक क्वेश्चन इन योजनाओं से आता है। चलो, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।